अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन है हमारा द प्री साइंटिफिक लैंडस्केप। ठीक है, तो पहले जो था वो साइकोलॉजी जो था वो फिलॉसफी का ब्रांच के अंदर आता था। ठीक है, बाद में इसको सोल सर्चिंग के लिए पढ़ा जाने लगा, तो वो साइकोलॉजी की मतलब फिलॉसफी के अंदर ही साइकोलॉजी आती थी, जिसमें सोल सर्चिंग और ये सब के बारे में पढ़ा जाता था। बाद में इसे साइंस के रूप में पढ़ा जाने लगा, तब जब इसको हम एक फिजिक्स की तरह समझने लगे, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगे, मेज़र करने लगे, तब हम इसको साइंस की कैटेगरी में फुल्ली हम इसको डाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी 19th सेंचुरी में। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने ये फील किया कि जो हमारा बॉडी है वो भी उसकी भी स्पीड कैलकुलेट करी जा सकती है। हम किसी थॉट को कितने देर में सोचते हैं, ये चीज़ भी मेजरेबल है। ठीक है, ये सब चीज़ मेजरेबल टाइम पे है। पहले हमें ऐसा लगता था कि हमारी नर्व्स जो है, हमारा हाथ मूव करना या हमें कुछ फील होना, हमारा सोचना, वो सब एक विल पावर है जो कभी भी स्टडी नहीं करा जा सकता। बट साइकोलॉजिस्ट ने इसे गलत प्रूफ किया और ये कहा कि हमारे थॉट जो हैं या सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जो काम कर रही हैं वो सारी चीज़ कैलकुलेटेड है और कैलकुलेट हो जाती है। मैपिंग ऑफ द ब्रेन का भी यहीं पे कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे पहली बार मूलर ने और फ्लोरेंस ने डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो ब्रेन का एक्चुअली में लोकलाइजेशन किया कि हमारी ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे पार्ट है और बहुत सारे पार्ट जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हुआ, तब हमें समझ में आया कि हाँ, साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है ये सारी चीज़ें भी साइंस की कैटेगरी की ही हैं। रिएक्शन टाइम होता है कि हर एक इंसान का ना रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। किसी इंसान को कोई चीज़ पहले फील होती है, सेम एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रिएक्शन टाइम होता है। किसी इंसान को कोई चीज़ पहले आभास होती है, किसी को बाद जो भी है। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद नहीं होती है, उसमें समय लगता है। अगर आप कोई गर्म चीज़ आपने छुई है तो आपको आपके माइंड को वो मैसेज जाएगा कि आप अपना हाथ हटाओ, उसके बीच में टाइम होता है। ठीक है, और वो टाइम जो है वो हम अब मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग माइंड को भी मैथमेटिकली पढ़ सकते हैं और साइकोलॉजी इस तरीके से साइंस का एक अच्छा ब्रांच साइंस के रूप में जाना लगा। नेक्स्ट हमारा दो इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एक है वेबर और एक फिशनर। इनको लेकर के हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म और बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा जो पहला साइकोलॉजी एज अ साइंस जो है यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे को तीन साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है, जिन्हों हम साइकोफिजिसिस्ट भी कह सकते थे, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो अब फिज़िक्स को भी इंक्लूड कर चुका था अपने अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है हमारा एच वेबर का। उन्होंने जेएनडी को डिस्कवर किया था, दैट इज़ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अपने हाथ में आप 100 ग्राम रखो, ठीक है, और उसके बाद आप 1 ग्राम ऐड करो, तो आपको कुछ भी चीज़ नोटिस फील नहीं होगा। ठीक है, बट जब अब आप 1 ग्राम की जगह आपने 100 ग्राम लिया है और उसमें आपने 3 ग्राम जब ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपको कुछ फील होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ी सी चीज़ में बहुत छोटी सी चेंज की जाती है तो वो हम नोटिस नहीं करते, बट एक पॉइंट के बाद वो चीज़ें हम नोटिस करने लगते हैं। ठीक है, उसी को वेबर ने समझाया। ठीक है, तो लॉ में एक और एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे आप एक डार्क रूम में एक सिंगल कैंडल भी जलाते हो तो वो आपको जल्दी परसीव होता है, बट जब आप एक लाइट वाले प्लेस पे एक स्मॉल कैंडल जलाते हो तो फिर आपको वो चीज़ जल्दी परसीव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा माइंड का ही है कि माइंड को कैसे चीज़ें परसीव होती है उसके बारे में है। जीटी फेचनर जो है वो इन्हें हम फादर ऑफ साइकोफिजिसिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने वेबर के काम को आगे लाया और उन्होंने बोला कि हम इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, और माइंड बॉडी प्रॉब्लम को वो कैलकुलेट करना चाहते थे। तो फेचनर का एक लॉ था एस के लॉग आर, उसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, और उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया कि उन्होंने समझा कि हमारे बॉडी को और माइंड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एच हैमिल्टन के। उन्होंने स्पीड ऑफ थॉट को काम किया कि हमारी नॉन सिंपल जो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है मैसेज को, ठीक है, वो भी एक टाइम टेकन प्रोसेस है और अबाउट 90 फीट पर सेकेंड के स्पीड से वो हमारे शरीर में डेटा ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि कलर थ्योरी क्या है, हमें चीज़ें या फिर हियर पिंच क्या है, हमें कैसे चीज़ें सुनाई देती है, दिखाई देती है, और ये सारी हमारे बॉडी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इनको उन्होंने अच्छे से समझाया। अब हम थोड़ा डिटेल में वेबर के ही समझेंगे। ठीक है, वेबर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो वेबर ने जेएनडी को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई इन्वायरमेंट में कोई चीज़ चेंज करते हो तो किस अमाउंट में चेंज कर रहे हो वो डिफाइन नहीं करता, बट आपका इस पर डिपेंड करता है, वो एक रेशियो होता है जो कि आपकी ओरिजिनल स्टिमुली कितनी है और आप उसमें चेंज कितना लाए हो। तो ये रेशियो जो होता है ना, ठीक है, ये जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला लाया था, वीबो फार्मूला, दैट इज़
डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल्स टू के। आई क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टिमुली, ठीक है। डेल्टा आई क्या है? ये इनिशियल स्टिमुली है, पहले सिचुएशन कैसी थी, इन्वायरमेंट कैसा था। डेल्टा आई जो है वो एक चेंज है, ठीक है, कि आप चीज़ों को धीरे धीरे चेंज करो कि कहाँ पे आपको वो चीज़ नोटिस हो जाती है और कि जो है कांस्टेंट है। जैसे सिंपल आप एग्जांपल से समझो, पिछली स्लाइड में मैंने ये समझा था कि अगर आपने 100 ग्राम लिया है और आपने अगर उस पर 3 ग्राम ऐड करते हो तो आपको फील होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप 200 ग्राम लोगे और उस वेट सेम चीज़ परसीव करने के लिए आपको 3 ग्राम नहीं बल्कि 6 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे, डेल्टा आई क्या है? 3, ठीक है, और आई क्या है हमारा 100, ठीक है। पहला स्टिमुली 100 ग्राम था, उसमें 3 का चेंज किया तो मुझे कुछ समझ में आया, ठीक है, वहाँ पे मुझे कुछ सेंसेशन हुआ, मुझे वहाँ पे पहली बार चीज़ें परसीव हुई। सेकेंड केस में जब आपने 200 ग्राम लोगे, ठीक है, उसके लिए आपको 6 ग्राम लगेंगे, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए। तो ये कांस्टेंट है। आप रेशियो देखोगे तो ये दोनों रेशियो 3/100 का ही है, मतलब ये के जो है वो कांस्टेंट है। तो जब भी कोई चीज़ किसी इन्वायरमेंट में चेंज होती है तो वो कितना ज़्यादा आप चेंज करोगे तो चीज़ परसीव होगी, वो रेशियो के फॉर्म में होती है। इसी को JND बोलते हैं और इसी को हम वेबर्स लॉ भी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है वेबर्स लॉ का वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में देखो कि कोई भी चीज़ की साइज जो है, कोई भी बार की या फिर कोई भी गुड्स की साइज जो है वो 2% से मान लो कम कर दी जाती है तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ जो है मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होती है कि आपकी जो ओरिजिनल स्टिमुली है दैट इज़ आई, उसमें आप कितना का चेंज करोगे तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा। तो ये डेल्टा आई जो है वो कैलकुलेटेड होती है। और इसी तरीके से कोई प्राइस भी इंक्रीज होती है तो इसी डेल्टा आई के बेसिस पे इंक्रीज होती है। तो उस तरीके से हमें ये चीज़ पता नहीं कर पाती है कस्टमर को कि चीज़ों का मार्केटिंग में इसका यूज़ हुआ है और उन्हें कोई चीज़ कम दिया जा रहा है या किसी चीज़ का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो वो लोग उस समय नहीं ये करते हैं, ठीक है। फिर ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है कि आपके सेंस को मापने के लिए, ठीक है, 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड, मतलब आपके सेंस को नापने के लिए नर्वस सिस्टम ये सबको यूज़ करा जाता है। तो मतलब बेसिकली क्या था कि सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी को फ़िलासफ़ी के ब्रांच में जब पढ़ते थे तो हम उसको व्हाट इज़ द सोल पढ़ते थे, बट अब हम लोग उसको ऑर्गन को भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। माइंड को भी स्टडी किया जा सकता है फिजिक्स की तरह। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ें आगे, ठीक है, कि हाउ सेंसिटिव आर आवर सेंसेस। इसी को आगे डायरेक्शन देते हैं वेबर के बाद फिचनर, ठीक है। और फिचनर जो है वो साइंस ऑफ साइकोफिजिसिस्ट कहे जाते हैं और ये से और आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिचनर पे, ठीक है। तो फिचनर जो है उन्होंने क्या किया, S=2 होता है K log R, इनका उन्होंने डिस्कवर किया। के जो था वो वेबर कांस्टेंट था, जो आपने पढ़ा भी कि डेल्टा आई बराबर आई था, ठीक है। ये वेबर कांस्टेंट था और जो के था सो, ठीक है। के जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, वेबर कांस्टेंट, ठीक है। और एस जो है वो मेंटल सेशन है, एल जो है वो फिजिकल स्टिमुली है। मतलब इनका ये कहना था कि अगर स्टिमुली बड़ी है, ठीक है, एक बड़ी स्टिमुली है तो उसमें आपको परसीव करने के लिए आपको जो चेंज लाना पड़ेगा वो मैसिव लाना पड़ेगा। अगर आपका स्टिमुली स्ट्रॉन्गर है, बड़ा है, ठीक है, तो आपको चेंज जो लाना पड़ेगा वो उस चीज़ को फील करने के लिए बड़ा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो रियल एग्जांपल जैसे कि पहले जो थे वो दूर से स्टार्स जो थे वो काफ़ी छोटे दिखते हैं, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड भी कम दिखते हैं। बट एक स्टार को आप जब जाके देखोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 6 स्टार को मिला के बहुत ज़्यादा है। मतलब एक स्टार तो होता बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बट आप दूर से देखते हो तो वो चीज़ें कम लगती है, ठीक है। तो ये उन्होंने ये समझाया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि फिचनर ने इस चीज़ को समझा कैसे। तो 3 मेथड था उनका, ठीक है, थ्रेशोल्ड को मापने के लिए या फिर किस डेल्टा आई को मापने के लिए या सेंसेशन किस पॉइंट पे हो रही है ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है। तो स्टेप मेथड में उनका 3 चीज़ थी। पहला इन्होंने बोला कि एक डिसेंडिंग और सीरीज, मतलब कि उन्होंने पहला चीज़ ये किया कि धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीमेंट किया या फिर डिक्रीमेंट किया। धीरे धीरे साउंड को, मान लीजिए कि कोई भी साउंड है उसको ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम किया, धीरे धीरे कम किया, फिर किस पॉइंट पे जाके उस इंसान को वो साउंड सुनना बंद हो गया तो उस पॉइंट पे दैट आई कांट हियर इट एनी मोर, ये था डिसेंडिंग सीरीज। एक होता है असेंडिंग सीरीज जहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है और बोलता है आपको किस टाइम पे वो चीज़ें पहली बार सुनाई दी, ठीक है। ये होता है आई कैन हियर इट नाउ। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो एवरेज होता है, क्योंकि लोगों के आंसर में थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो एवरेज होता है ना यस और नो का, उससे पता चलता है कि जो हमारा डेल्टा आई है उसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा डेल्टा आई कैलकुलेट करने का इनका मेथड था मेथड ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम, रैंडम मेथड था, ठीक है। ये मोस्टली एक्यूरेट भी है बट साथ ही साथ क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसमें था कि 5-6 वॉइस निकाला इन्होंने, ठीक है, और उसको ऐसे तैसे बजा दिया, कोई ऑर्डर में नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वॉइस
यस नो आपको करना था और सबसे ज़्यादा वॉइस जो आपके माइंड में रह गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉइस जो आपने को याद है 50% ऑफ द टाइम जो चीज़ आपने यस बोली है उस चीज़ को उन्होंने मान लिया कि यही डेल्टा आई की वैल्यू होगी। तीसरा मेथड था मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में खुद ही आपके हाथ में नॉब दिया जाता है और उसको आप एडजस्ट करते रहते हो एंड से येस एंड नो, और उसके बाद आपने एडजस्ट करते हुए जो है ना बोला कि ये वाली चीज़ें मेरे लिए सही है। तो इसका एग्जांपल रियल वर्ल्ड में ये है कि जो आपकी फ़ोन की ब्राइटनेस है वो आपके हाथ में होती है, ठीक है। इट्स अ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कि हम उसको आगे पीछे करते रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में भी जाते हो तो उस हिसाब से हम ब्राइटनेस घटाते या बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली में जो है ना वो ये एस शेप का बनता है। जब आप देखोगे ना ये एस शेप का बनता है, जैसे देखो यहाँ पे आप ये एस शेप का बनता है इसका डायग्राम, ठीक है, कि जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये इस तरीके का इसका रिप्रेजेंटेशन आता है।